हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको आपका जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पहला जो कंपलसरी पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगी पवन सीरीज़ के। इसके पहले वीडियो मैंने आपके पवन सीरीज़ के ही मैंने आपके जो समावेशी शिक्षा है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है मापन क्या है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट ही है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, तो मापन की बात करें तो मापन क्या है। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मापन क्या होता है। तो मापन क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु की हम क्या करते हैं, उसको हम उसको नापते हैं, यानी कि वो 2 मीटर कोई कपड़ा है, उसको हमने नापा कि वो 2 मीटर है, 3 मीटर है, कितना मीटर लंबा है, तो उस मापने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। एक आपको डिफिनीशन बता दूं, मैंने आपको मापन और मूल्यांकन वाले टॉपिक में मैंने बताया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकता है। मापन और मूल्यांकन क्या है, मापन मूल्यांकन में अंतर क्या है, मैंने सारी चीज़ आपको चीज़ों के बारे में बताया है। तो एसएस स्टीवंस के अनुसार एक डिफिनीशन थी कि मापन क्या होता है, किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं क्या करना, अंक प्रदान करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक, तो मैं जो आपको ये सिंपल लैंग्वेज वाला आपको डिफिनीशन बता रही हूँ, आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार में लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, रॉस का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वह वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका है, ये कथन रेमर्स एवं गेज का है। यानी कि मापन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी है, मूल्यांकन बताता है कि वह वस्तु कितनी अच्छी है। ये किसका है, रेमर्स और गेज का। अगला प्रश्न है, मापन का प्रमुख तत्व क्या है, तो वह वस्तु या प्राणी जो किसी क्रिया विशेषता का मापन होता है वही क्या कहलाता है, मापन का प्रमुख तत्व होता है। अगला प्रश्न, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कि उसकी योग्यताओं का मापन करना, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का मापन करना, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मापन के कितने प्रकार होते हैं, तो मापन के 3 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इब्सेप्टिव मापन। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, तो वह मूल्यांकन जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग का, यानी कि उसके जो प्रारंभिक जो उसका बेस लेवल का जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का यूज करते हैं, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, कक्षा एवं स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना है, यानी कि छात्रों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक की है उसकी जांच करना ही मूल्यांकन का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है, तो मापन एक सामान्य शब्द है जबकि मूल्यांकन एक क्या है, टेक्निक यानी कि तकनीकी है। अगला प्रश्न है, परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है, तो इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है संकुचित यानी कि सीमित। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन क्या है, तो सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि सतत मूल्यांकन क्या होती है, एक चलने वाली प्रक्रिया है जिसको आप प्रतिमाह कहते हैं। सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं, तो जो निरंतर यानी कि चलने वाली जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, सतत मूल्यांकन कहलाती है। व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल या सूक्ष्म, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ज्ञात या अज्ञात अनेक पक्ष होते हैं जिनका क्या करना, मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि हर एक पक्ष से, चाहे हमें दिखाई दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो,
हमें पता हो या ना पता हो, इस छोटे हों या बड़े हों, सभी चीज़ों के बारे में क्या करना, मूल्यांकन कहना व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसके 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कौशलात्मक। इसको क्रियात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, भावात्मक और कौशलात्मक। आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार पढ़े होंगे कि जो संज्ञानात्मक पक्ष के कितने पार्ट होते हैं, 6 होते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष में 3 आते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। भावात्मक में कौन सा आता है? पहला जो आता है वो ग्रहण करना, दूसरा अनुक्रिया करना, तीसरा अनुमूल्यन करना, चौथा व्यवस्थापन करना, पांचवा चारित्रीकरण। संज्ञानात्मक भावात्मक हो गया। अब बात करते हैं कौशलात्मक में। तो कौशलात्मक जो आता है, पहला पॉइंट होता है वो होता है उत्तेजना या उद्दीपक, दूसरा होता है गत्यात्मक क्रिया, तीसरा होता है नियंत्रण करना, चौथा होता है सामंजस्य और पांचवा होता है स्वाभाविकरण। ये मैंने इन पक्ष के जो पार्ट होते हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया, तो आप वीडियो पॉज करके सारे पार्ट जो मैं आपको बोले हूँ आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो सत्र परीक्षा, मासिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा, ये सभी सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। अगला मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। अगला, ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इनको 6 वर्गों में विभाजित किया, मैंने आपको अभी बताया। पहला कौन सा है? ज्ञान, दूसरा कौन सा है? बोध, तीसरा कौन सा? प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार है, जिनको वर्गीकृत किया गया है ब्लूम ने 6 वर्गों में किया, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आप वीडियो पॉज करके सारे 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 6 वर्ग ब्लूम के अनुसार। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्यों का अंकन करना। अगला है मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो रेमर्स एवं गेज के अनुसार मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, वही क्या है? मूल्यांकन है। आपको मैं बता दूं कि आपको एक जो सिंपल सी डिफिनीशन आपको मैं बता दूं कि मापन की क्या होती है, वो एस डांडेकर के अनुसार है। उन्होंने क्या कहा था कि बालकों के उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, यानी कि हम मूल्यांकन हमें क्या बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उसने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की है, वो मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि बालक के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ये मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है? चतुर्मुखी होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में बांटा गया? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष क्या है? यानी कि क्रियात्मक यानी कि स्वाभाविकरण। ये आपके पवन श्री के सारे अतिलोकप्रिय प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा या अंकों में प्रदर्शित करता है, वो शैक्षिक मापन के अंतर्गत आता है। यानी कि बालक की शैक्षिक योग्यताओं का मापन करना शैक्षिक मापन के अंतर्गत आता है। अगला है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परीक्षण कहलाती है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? वैसे 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, लेकिन इस प्रश्न में 2 प्रमुख पूछे गए हैं, तो ज्ञानात्मक और भावात्मक। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक, यानी कि बालक के जो अधिगम को प्रभावित करते हैं उसके प्रत्येक कारक को उसका मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इसकी आवश्यकता है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? रचनात्मक एवं योगात्मक। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण में वैधता का क्या अभिप्राय है? यानी कि अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया जाता है। यानी कि कोई परीक्षण, उसकी जो वैधता का क्या अभिप्राय, प्रश्न पूछा गया है कि किसी परीक्षण में उसकी वैधता का क्या अभिप्राय है। तो यानी कि किसी परीक्षण में हम वैधता का, यानी कि जो वैलिडिटी उसकी होती है, वैल्यू होती है, वो सत्यता का मापन करना उसका मेन उद्देश्य होता है। उसकी सच्चाई को नापने के लिए उसको तैयार किया जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। यानी कि प्रश्न करने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया, यदि बालकों को समझ में आया होगा तो वो उन प्रश्नों, जो प्रश्न टीचर करेगा उनका रिप्लाई करेगा। तो यानी कि जो प्रश्न करने का मेन उद्देश्य होता है कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को कितना बच्चों ने सीखा, कितना नहीं सीखा, ये सब प्रश्न के माध्यम से ही पता चलता है। अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्नों को दो विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न क्या होने चाहिए, ना तो ज़्यादा सरल होने चाहिए और ना ही अधिक होने चाहिए। प्रश्न क्या होने चाहिए, बच्चों के स्तर के आधार पर होने चाहिए। उनकी जो भाषा हो वो सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्न के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं जो आपके निबंधात्मक। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव आता है वेरी शॉर्ट आता है, शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध। यानी कि जो कोई कार्य क्षेत्र हम कर से जो संबंधित समस्या है उनको हम जानने, उनको खोजने का जो हम कार्य करते हैं वो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। सारे प्रश्न 2016 में पूछे हुए हैं। तो पहला है साक्षात्कार द्वारा, दूसरा है प्रश्नोत्तर द्वारा, तीसरा अवलोकन द्वारा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से तात्पर्य है कि उन विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को हम क्या करते हैं, समाप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। यह समस्या को समाप्त करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं वही क्या होता है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। यानी कि जो पूर्व में जो पहले जो था उसमें कुछ चेंजमेंट ला देना, जो पहले की जो विधि हम यूज करते उसमें कुछ नया जोड़ देना, तो वही क्या कहलाता है, शिक्षा में नवाचार। ठीक है, तो आज मैं आपको पार्ट फर्स्ट में यहीं तक बताऊंगी। अगले पार्ट में मैं आपके अगले अतिलघुत्तरी प्रश्नों के बारे में कवर करूंगी। तो आप लोग पार्ट सेकंड ज़रूर देखें। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।